सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल एवोल्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसी वीडियो लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं अनदर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जनरली आपने कुछ ऐसे वर्ड्स के नाम सुने होंगे जिनके बारे में हम आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और वो बायोटेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड हैं, क्या क्या उनके यूजेस हैं और क्या बेनिफिट्स हैं उनके हमारे हेल्थ को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के। सो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के अलग और नेक्स्ट टॉपिक की। बेसिकली ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है और वो था एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। आज हम लोग पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी है क्या? पहली चीज़ तो ये समझिए कि जीन थेरेपी को एक और नाम से जानते हैं जीन एडिटिंग। क्या कहते हैं इसे? जीन एडिटिंग। ये होता है जीन थेरेपी इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ जीन और डीएनए। यही है जीन थेरेपी। किसी भी डीएनए या जीन के मॉडिफिकेशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी का जो प्रोसेस होता है वो कराते कैसे हैं? यानी अगर हम लोग बात करें प्रोसेसेस की तो प्रोसेस इसका होता है तीन तरीकों से। पहला रिप्लेसिंग ऑफ जीन, दूसरा होता है मॉडिफिकेशन ऑफ जीन या ठीक है मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। मॉडिफिकेशन को आप कह सकते हो कि ये न्यू काइंड ऑफ जीन ये बनाया जा रहा है यहाँ पर। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिप्लेसिंग के बाद मॉडिफिकेशन के बाद जो थर्ड आपका होता है वो होता है इनएक्टिवेशन ऑफ जीन। तो ये तीन मेन फंक्शंस हैं यहाँ पर जो किए जाते हैं। यानी जीन थेरेपी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जीन का मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी जीन्स के साथ हम कुछ ऐसे फंक्शंस कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोसेसेस कर रहे हैं जिसके वजह से उसमें सुधार लाया जा सके। बात यह है कि ये डिस्टर्ब कब होता है? आपको पता है अच्छी तरह से कि जब सेल डिवीजन होता है या फिर म्यूटेशन होता है या फिर जब पेरेंटल कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कोई भी डीएनए जो होता है वो एक पेरेंट से दूसरे मीन्स उनके इंडिविजुअल्स में जब ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। जिस डिस्टर्बेंस को अगर नोटिस कर लिया जाए और उसे ठीक कर दिया जाए तो बच्चा जो होगा उसके अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है दो तरह के डिजीज होते हैं, एक होता है जेनेटिक और एक जो होता है मीन्स इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड और इन्नेट। इन्नेट डिसीज जो होता है जेनेटिकल होता है, मीन्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिल सकता है। तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। बीमार अगर पेरेंट्स है तो बच्चे के अंदर अगर वो बीमारी गई तो ये काम जो है वो ठीक नहीं है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि अभी तो उसकी लाइफ शुरू होने वाली है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाला और जिसको नाम दिया गया जीन थेरेपी। बेसिक मैंने बता दिया, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन होता है, उसमें तीन चीज़ें मेन की जाती हैं। रिप्लेसिंग में क्या करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई डीएनए सेगमेंट है, कोई क्या है आपका डीएनए सेगमेंट है और ये आपको पता है ये जीन्स होते हैं जो बेस पेयर्स यहाँ पर हैं। और मान लेते हैं कि ये सेक्शन जो है एक्स जब जाइगोट बना होगा और जाइगोट में से इस सेल के अंदर से इस डीएनए को देखा गया, नोटिस किया गया टेस्ट करने के बाद और पाया गया कि ये जो एक्स पार्ट है इसका वो डैमेज है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं? पहली चीज़ रिप्लेस कर देते हैं। यानी इस एक्स को हम लोग क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, उस वहाँ से कट करके क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। इसको कहते हैं रिप्लेसिंग। दूसरा प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशन या न्यू जीन ऐड करना। यानी ये जो एक्स सेगमेंट है जो कि बेकार हो चुका है या फिर डिजीज कॉजिंग है, इस एक्स सेगमेंट की जगह हम लोग कोई सेगमेंट वाई मान लेते हैं कि हम कोई दूसरा सेगमेंट ला करके इसके अंदर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं जीन को, ठीक है। और रिप्लेसिंग में हम लोग क्या करते हैं? जीन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, यानी जो डैमेज पार्ट है उसको क्या कर दे रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। तो ये कर सकते हैं जिसके वजह से ये जो जीन होगा हमारा वो क्या होगा?
थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। यानी अगर ये एक्स सेगमेंट डिस्टर्ब रहा होगा और इस एक्स की जगह हमने वाई जोड़ दिया तो यहाँ पर चेंजेस कुछ भी नहीं हुए। बेसिक हमारे जो डिस्टर्ब डीएनए पार्ट था वो मेन जेनेटिक मटेरियल से क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद आता है इनएक्टिवेशन। दिस इज अनदर प्रोसेसिंग ऑफ जीन थेरेपी। ये दूसरा एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जो एक्स सेगमेंट है इसमें जीन ऐड या रिमूव ना करके इस पार्ट को ही इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट करने के लिए हम लोग सर्टेन एंजाइम्स यूज करते हैं जो डीएनए के सेगमेंट को ही क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो जीन है, जीन थेरेपी यानी जीन मॉडिफिकेशन वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज द जीन थेरेपी। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ऐसे डिजीज जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, उन सभी डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन थेरेपी का यूज करते हैं ताकि आने वाली बीमारी बच्चे में ना जा पाए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन से डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस और एक होता है हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें आप रेड में और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाते। और हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। मीन्स अगर चोट लग गई तो खून बहता रहेगा, वो जमेगा नहीं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स अगर हमारे बॉडी मीन्स पेरेंट्स बॉडी के अंदर है, वो बच्चों को भी हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग इस सेगमेंट को ही हटा देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेसिंग क्या हुई, डिस्टर्ब हुई। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो जेनेटिक सेगमेंट होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक सीक्वेंस कैरी किया होता है। अगर उस सीक्वेंस को हम सही कर दे तो प्रोटीन बनने लगेगा और वो फंक्शन, क्योंकि ब्लड क्लॉट में 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स भी है। तो अगर मान लेते हैं ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है हीमोफीलिया की वजह से, तो बच्चे के जाइगोट के अंदर ही मौजूद उस डीएनए के सेगमेंट को काट करके निकाल देंगे या उसको इम्प्रूव कर देंगे या फिर मॉडिफाइड कर देंगे, तो बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर नहीं जाएगा। दिस इज द जीन थेरेपी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीन थेरेपी की, क्योंकि जीन थेरेपी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। इसलिए अगर हम लोग जीन थेरेपी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हम प्रिपेयर करते हैं वेक्टर्स को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेक्टर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अगर उस तरह के जीन को या जेनेटिक सीक्वेंस को किसी भी सर्कुलर डीएनए के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो सर्कुलर डीएनए एज अ वेक्टर वर्क करेगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग। उसके बाद हम लोग जो दूसरा फंक्शन करते हैं, ह्यूमन जीन एडिटिंग। अगर हमें लगता है कि जो भी इंडिविजुअल आने वाला है, अगर उसका एमनियोटिक टेस्ट किया गया, एमनियोटिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें ये भी पता चलता है कि जो बच्चे की सेक्सेस हैं वो क्या है, मेल है या फीमेल है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जैसे कि उसके अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका कोई जेनेटिक सीक्वेंस डैमेज तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन की जाती है या ली जाती है बच्चे के जो डेवलपिंग आपका ऑफस्प्रिंग होता है, उसे हम लोग कहते हैं एमनियोटिक टेस्ट। तो यहाँ पर ह्यूमन जीन एडिटिंग भी किया जाता है अगर वहाँ पर कोई जीन जो है वो डिस्टर्ब है तो। इसके अलावा हम लोग वेक्टर में और भी वेक्टर बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वायरल वेक्टर और बैक्टीरियल वेक्टर। वायरल और बैक्टीरियल वेक्टर, आप कह रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों पैथोजेनिक होते हैं। दोनों क्या हैं, पैथोजेनिक है। फिर हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि ये उसका जेनेटिक सीक्वेंस है और इसमें कोई एक ही सेगमेंट होगा जो डिजीज कॉजिंग होगा। मान लेते हैं ये सेगमेंट है जो डिजीज कॉजिंग है। अगर हम इस सेगमेंट को ही हटा दें, क्या कर दें, इस सेगमेंट को ही हटा दें यहाँ से और इसके जगह पर हम लोग न्यू सेगमेंट जोड़ दें। अगर हम लोग न्यू सेगमेंट जोड़ दें तो क्या होगा, ये एक बेनिफिशियल वेक्टर का काम करता है। तो वायरल वेक्टर्स और बैक्टीरियल वेक्टर्स का भी फॉर्मेशन हम लोग किससे करते हैं, जीन थेरेपी से करते हैं। और लास्ट जो आपका यूज होता है, लास्ट जो एप्लीकेशन होता है, चेंजिंग ऑफ डीएनए या फिर जीन्स या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या जीन का जो सीक्वेंस होता है, हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और
जो न्यू बॉर्न आने वाला है किसी भी तरह के क्रिएचर्स का, वो जो न्यू बॉर्न होगा वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। एंड दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी। सो ये रही बात जीन थेरेपी की कि जीन थेरेपी क्या है। ये एक एप्लीकेशन है जिसका यूज़ हम इस तरह से करते हैं, प्रोसेसिंग क्या होती है और किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो है इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमें पता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो कॉमनली जो इकोनॉमी होती है देश की, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और इकोनॉमिकली उनसे ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल जो बायोटेक्नोलॉजी उसमें हम लोग फॉर्मेशन करते हैं बियर्स का, वाइन का और ब्रेड। ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जानते हो अच्छे से कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीन्स डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी का फॉर्मेशन जो है वो यूजिंग माइक्रोब्स। मैंने पहले बता दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी माइक्रोब्स का यूज चाहे किसी भी तरह से करें, उस माइक्रोब का यूज़ करते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है, एंड दैट इज द एक्चुअल बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपको पता है इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए 2 माइक्रोब जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, एक आपका यूज़ किया जाता है ईस्ट, दूसरा आपका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया। ईस्ट और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपके 2 स्ट्रेन होते हैं, 2 तरह से हो सकते हैं ये। पहला आपका होता है एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये दोनों ही बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आप लिखा है एथेनॉल यानी अल्कोहल, C2H5OH, CH3OH, ये सब जो अल्कोहल होता है, लैक्टिक एसिड, ब्यूटेनॉल, इस तरह के कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन किया जाता है बाय यूजिंग माइक्रोब्स। यहाँ पर भी कौन सा माइक्रोब्स यूज़ होता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ईस्ट में एंजाइम होता है, ठीक है, इन्वर्टेज और जाइमेज। ये एंजाइम शुगर सोल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास ये है, अगर इसमें ईस्ट यूज़ किया गया तो इसको चेंज कर देता है अल्कोहल में, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अगला आप देख रहे हैं एंजाइम जो भी, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल, जो कि इन्हीं माइक्रोब से मिलता है। उसके बाद यह है बायो फर्टिलाइजर्स। हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स को भी, आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट के बारे में। कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, गड्ढे में जो चीज़ें हम लोग फेंकते हैं वो सड़ती कैसे हैं, या जितने जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेज होते हैं वो कैसे डिग्रेडेट होते हैं। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया इज अ नेचुरल डिकम्पोजर, बैक्टीरिया को नेचुरल डिकम्पोजर कहा जाता है, एंड बैक्टीरिया इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सो हम लोग उस नेचुरल डिकम्पोजर का यूज़ करते हैं, और वो नेचुरल डिकम्पोजर्स किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को चेंज कर देता है, किसमें, फर्टिलाइजर में चेंज कर देता है, जो कि हम अपने क्रॉप्स के प्रोडक्शन या फिर उनके ग्रोथ मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ट्रीटमेंट, आपने पढ़ा होगा STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो माइक्रोब्स का ही होता है, क्योंकि आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक चेंबर होता है जिसे हम लोग एनारोबिक या स्लज चेंबर के नाम से जानते हैं। ये जो स्लज चेंबर होता है उसमें आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जाकर के इकट्ठा होता है, और उस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक हैं, वो उसको सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करके फाइनली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो जितने भी तरह के ये माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर है वो किसी न किसी तरह से अगर डिकम्पोजर्स हैं तो वो हर जगह, चाहे एनवायरनमेंट में ही सही, आप कूड़ा या कुछ भी फेंकते हो तो वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो ये सब जो फंक्शन है वो माइक्रोस्कोपिक फंक्शन ही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जीन के मॉडिफिकेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बनाया गया जिसको नाम दिया गया था सुपरबग। सुपरबग बैक्टीरिया ये बनाया गया था। आपको अक्सर पता है कि ऑयल के टैंक्स जो होते हैं जब ओशियन में वो जा रहे होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी वो लीक करते हैं या लीक करके फट जाते हैं या ब्लास्ट होने की वजह से, तो वो ऑयल इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है, वो पेट्रोलियम इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि वो ओशियन के सरफेस पर पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाता है। तो होता क्या है कि जब ओशियन के सरफेस पर वो फैलेगा तो वाटर लेवल में घुलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो घुल नहीं पाएगी, और वहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं एक्वेटिक, वो सभी क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं।
इसके लिए क्या किया गया, उस तेल को साफ करने के लिए आप मशीन से नहीं साफ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और आप अच्छी तरह से सफाई भी नहीं कर पाओगे, जिसके लिए जीन के मॉडिफिकेशन से एक बैक्टीरिया का निर्माण किया गया जो कि ऑयल डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है। दे हैव सर्टेन एंजाइम्स विच आर गोइंग टू हेल्प टू डाइजेस्ट द ऑयल्स। आपको पता है कि लाइपेजेस जो कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की जरूरत होती है। हमारे बॉडी में भी ऑयल डाइजेशन के लिए एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको आप कहते हैं लाइपेज। तो इस तरह से उस सुपर बग को बनाया गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके, ताकि उसके अंदर ऑयल डाइजेस्टिंग एंजाइम बन सके और उस सुपर बग को उस इलाके में छोड़ दिया जाता है जहां पर ऑयल जो है, ऑयल मतलब तेल का रिसाव हुआ है पेट्रोलियम का, और उस इलाके में कुछ दिनों में वो सुपर बग उस ऑयल को पूरी तरह से खा करके यानी डाइजेस्ट करके पूरी तरह से उस सरफेस को क्या कर देता है, साफ कर देता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि ये सभी जो है इंडस्ट्रियल यूज थे बायोटेक्नोलॉजी के। हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जो कि रिलेटेड है फार्मेसी से यानी मेडिकल इंडस्ट्रीज के।